आदरणीय अध्यक्ष मंडल, तमाम प्रबुद्ध और प्रगतिशील विचारों के श्रोता गुरु साथियों, सबसे पहले तो मैं शहीद यादगार समिति डफली राग कला मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। इस बात के लिए नहीं कि मुझे बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि भगत सिंह के वर्तमान दो संदर्भ में जो अर्थ लिए जा रहे हैं, जो अवतारवाद दिया जा रहा है, उसके अंदर इन्होंने जो विषय चयन किया है वैश्विक साम्राज्यवाद और मानवता, बहुत ही सटीक भगत सिंह के जो अपना पूरा जो जीवन दांव पे लगाया था जिस बात के लिए, वो यही विषय। भगत सिंह की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, भगत सिंह की लड़ाई ही असल में साम्राज्यवाद से थी, जो अधूरी छोड़ के चले गए। और उसके बाद बड़ा दुख का विषय है, खेद का विषय है कि उस अधूरी लड़ाई को लोगों ने छोड़कर, कुछ एक लोगों को छोड़कर, बाकी अवतारवाद और माल्यार्पण, स्टेचू, मूर्ति स्थापना इस तरह से लेके चल पड़े कि भगत सिंह का कत्ल गोलियों से नहीं हुआ अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज इस बात को स्वीकार आज भी करते हैं, लेकिन वो कत्ल आज निरंतर हमारे बीच लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कारण जाहिर सा है कि हम जो भगत सिंह कि जो विचार, जो सोच, जो उनका एक दृष्टिकोण, जो उनका एक विजन था, उससे हम कहीं भटकते जा रहे हैं। इसलिए भगत सिंह के शब्दों से ही मैं बातचीत को प्रारंभ करूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि लहू का रंग तब भी लाल था, लहू का रंग आज भी लाल है। दुश्मन तब भी साम्राज्यवाद था और दुश्मन आज भी साम्राज्यवाद है। तो बातचीत के दौरान कुछ शब्द मेरे रहेंगे: राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एम्पीरियलिज्म, उपनिवेशवाद, सामंतवाद, ये सारे जो वाद हैं, इन्होंने नए सिद्धांत पैदा किए। और इन सारे जो बात जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सभी के सभी मानवता को कत्ल करने में सहायक रहे। वर्तमान दौर को देखेंगे, उसके पीछे जो जड़ें हैं, उनको अगर पीछे लेके जाएंगे तो बड़ी गंभीरता से नजर आएगा। साम्राज्यवाद का असर आज आप हम पर है, ये इस बात का आज का ये उदाहरण है। आप समझ जाएंगे कि इस विचार गोष्ठी के आयोजन के लिए आयोजनकर्ता लगभग सोशल मीडिया के ग्रुप्स, पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से कम 500 लोगों के या 1000 लोगों के संपर्क में आए। लेकिन इसी आपाधापी आर्थिक मारामारी के अंदर हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, वो साम्राज्यवाद ने कुछ और तय कर दी है। उसके खिलाफ लड़ने की योग्य हमें छोड़ा ही नहीं है कि हम उसके खिलाफ एकत्रित हो सकें, उस विचार को संचालित प्रसारित कर सकें जो साम्राज्यवाद को चुनौती देगा। यही कारण है कि आज तमाम लोगों को, जिनको ये इस संदर्भ में मैसेज दिए गए थे, वो यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी जद्दोजहद दूसरी जो प्राथमिकताएं हैं उनके साथ हो रही है। कारण सीधा सा है, वो ये नहीं कि वो नहीं चाहते यहाँ आना, वो नहीं चाहते ये विचार सुनना, वो चाहते हैं, लेकिन जो प्रेशर साम्राज्यवाद तय करता है मानसिकता के ऊपर, व्यक्ति की जरूरतों के ऊपर, उससे वो प्रभावित होकर आज नदारद हैं। और हो सकता है कि हमारे बीच बैठे साथी भी बहुत बड़ा त्याग बलिदान करके यहाँ पहुंचे हों कि भी देखी जाएगी, बच्चे को दवाई बाद में दिलवा देंगे, देखी जाएगी आज का जो काम है उससे थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मानसिक जो स्थिति है उस पर भी साम्राज्यवाद छाया हुआ है। इवन कि मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ
मैं भी उससे प्रभावित हूँ। अब साम्राज्यवाद की अगर गहराई से पड़ताल करें तो ये एक दिन में निर्मित होने वाली क्रिया नहीं है। इसने धीरे धीरे फैलाव किया है, धीरे धीरे अपने जकड़ में लिया है। विश्व इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको 3 श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं: प्राचीन विश्व इतिहास, मध्यकालीन विश्व इतिहास और आधुनिक विश्व इतिहास। आधुनिक के भी आगे 2 अल्ट्रा मॉडर्न जो काल है वो जो अब चल रहा है उसको हम विभाजित कर सकते हैं। 11वीं शताब्दी से पहले विश्व की जो संरचना थी, वैसे तो साम्राज्यवाद को अगर यूं कहें कि मनुष्य ने 12,000 साल पहले जब कृषि करना शुरू किया तभी से जो पूंजी की जो आर्थिक जो लड़ाई है, छीना झपटी की लड़ाई, वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसका जो विशुद्ध रूप है वो 11वीं शताब्दी के बाद उत्पन्न होता है। 11वीं शताब्दी से पहले दुनिया जो थी वो कई दुनियावी हिस्सों में बटी हुई थी। लोग अनभिज्ञ थे कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो मूलवासी हैं उनसे हमारे को कुछ पता नहीं था कि उनका क्या है, कैसा जीवन है और क्या होता है। अमेरिका का हमें कोई पता नहीं था, लैटिन अमेरिका का कोई पता नहीं था, अफ्रीका का कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारा जो संयोजन था यूरोप, एशिया, कुछ हिस्सा अफ्रीका का, इसी के अंदर ही जो हमारे जो रूट थे, जो हमारे सड़क रास्ते मान लो, उन रास्तों के माध्यम से जो आदान प्रदान था वही एक दुनिया का कल्चर था। उससे अलग जो कल्चर थे, चाहे वो एराजिक जनजाति थी जो कैरेबियाई द्वीप में रहती थी, उनकी अपनी दुनिया थी। एजिटेक थे, मेक्सिको में रहते थे, उनकी अलग दुनिया थी, अलग संसार था। और इसी प्रकार ब्राजील के अंदर रहने वाले जो तिप्पाना जाति थी, उनका अलग जीवन था, बड़ा सुंदर उनका जीवन था। जैसे धन की पता लगता है कि उसको मानवता को तहस नहस साम्राज्यवाद किस प्रकार से करता है। मानवता का मुख्य जो एक उद्देश्य होता है मुनाफाखोरी, उसमें वो ये नहीं देखता कि मनुष्य का कत्ल हो रहा है या मनुष्य भूख से मर रहा है, मनुष्य को क्या किया जा रहा है। उसका एक ही टारगेट होता है कि अधिक मुनाफा, अधिक मुनाफा। उस मुनाफे को किस प्रकार से विस्तारित करके वो अंधी दौड़ में शामिल होता है और एक मनुष्यता, जो इंसानियत, जो मानवता है, उसको किस प्रकार से लगातार दरिद्रता में धकेलता है। जब ब्राजील के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली 1500 ईस्वी के अंदर गए, कैम्ब्रेक ने उसकी खोज की, वहां पर अपनी बस्तियां बसाई, तो वहां जो जनजाति रहती थी वो जनजाति ऐसी जनजाति थी जो राजा से परे थी। कोई राजा नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई धर्म का चक्कर नहीं था, बड़े खुश थे, बड़ा आदान प्रदान उनका चल रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पर यूरोपियन पहुंचे और अपना जो औद्योगिक आविष्कार जो हुए, उनके पास जो उत्तम दर्जे के हथियार, उनके पास उत्तम दर्जे की टेक्नोलॉजी थी, उसको लेके जब पहुंचे तो उस जनजाति को तहस नहस कर दिया। वो जनजाति वहां से भाग खड़ी हुई और उस समय लैटिन अमेरिकन देशों की जनसंख्या 15वीं शताब्दी के अंदर लगभग 7 करोड़ के आसपास थी और आगामी 150 वर्षों में साम्राज्यवाद ने क्या किया, दुष्प्रभाव बता रहा हूं। आगामी 150 वर्षों में वहां केवल जनसंख्या 35 लाख रह गई। बाकी जनसंख्या का साम्राज्यवादी होड़ ने कत्लेआम किया। चेचक जैसे घातक वायरस को लेके गए, उन आदिवासियों से लड़ने के लिए उनके अंदर फैलाया गया, उनसे भारी करोड़ों की संख्या में लोग मरे। ये मानवता को लील के और अपना लाभ कमाने की जो स्थिति वहां पैदा हुई, यही हाल था। तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया में 1788 तक कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था। 1788 के अंदर वहां पर इंग्लैंड के जो अपराधी थे
उनको जहाज में भर के और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में छोड़ा गया था। तब तक वहाँ के मूलवासी थे, वो अपने पेड़ों से और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे थे। लेकिन 1788 में जैसे ही वो अपराधी गए, उन्होंने वहाँ जंगलों को काटने की टेक्नोलॉजी यहाँ से लेके गए, जंगल काटने लगे। पहली बस्ती सिडनी के रूप में बसाई थी वहाँ पे। वो बस्ती बसाने के बाद जो मूलवासी थे उनको मार पिटाई के द्वारा उनकी संस्कृति को तहस नहस करते हुए वहाँ पर अपना जो साम्राज्यवाद है उसकी जड़ें जो है मजबूत करने लगे। धीरे धीरे दूसरे देश पहुंचे और वहाँ पर जो मानवता मूलवासी जो अपने संदर्भ में जी रहे थे उनका कत्लेआम होने लगा और उन लोगों को धकेल के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कब्जा कर दिया। ये सारी स्थितियां न केवल वहां पर थी, ये सभी जगह थी। यूरोप के अंदर भी जो यूरोप का विकास की बात करें तो 11वीं शताब्दी से पहले रोमन साम्राज्य जो था उसका ही प्रभाव था और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे जर्मन जो जनजातियां थी उन्होंने विकास किया। जर्मन एक जनजाति की फ्रैंक, जो कि साथ लगते हुए क्षेत्र जिस पे कब्जा था उसका, उसको फ्रांस के नाम से बसाया। फ्रांस फ्रैंक जनजाति जो जर्मनी की थी उसने वहां पर अपना अधिकार जमाया और उसके साथ इंग्लिश चैनल को पार करते इंग्लैंड का जो भूक्षेत्र था वहां पर वही जो फ्रैंक थे उन्हीं के एक राज्य के राजकुमार ने जाके उन लोगों पे वहां पे अपना प्रभाव जमाया और धीरे धीरे उनको लेके गए। अब साम्राज्यवाद जो है वो ये नहीं कि सीधे साम्राज्यवाद का अगर अर्थ सीधे अर्थों में देखें तो यही है कि एक महत्वाकांक्षी जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो अपने गौरव और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे राष्ट्र पे सीधा सीधा कब्जा कर लेता है। उसकी भौगोलिक और राजनीतिक जो स्थितियां हैं उसको अपने कब्जे में ले लेता है, उसके संसाधनों को लूटना शुरू कर देता है। ये साम्राज्यवाद की परिभाषा ये एक छोटी परिभाषा है। साम्राज्यवाद को पनपाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रवाद को पैदा किया जाता है। राष्ट्रवाद भी क्या है? एक भूखंड के ऊपर रहने वाले समान जरूरतों के जो लोग होते हैं, समान मान्यताओं के जो लोग होते हैं, उनका एक एकता जो होती है वो एक राष्ट्र कहलाता है। लेकिन उस राष्ट्र की परिभाषा को साम्राज्यवाद अपने ढंग से बदलता है और बदल के लोगों के अंदर ऐसी अंध आस्था पैदा की जाती है जिसके द्वारा वो लोग उससे बंध जाएंगे। ये स्थिति आपने जैसे देखा होगा कि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, जिसको हम ये मानते हैं कि विश्व के अंदर जो वंशावली राज्य जो सिस्टम था उसको तोड़ के लोगों की सत्ता स्थापित हुई थी और समान आचार नागरिक संहिता का स्थापना हुई थी, इस प्रकार का हमारा मानना है। लेकिन वहां भी जो वास्तविक जिस बात हम कहते हैं कि समानता स्वतंत्रता का पहले शब्दों का जरूर उदय हुआ, लेकिन नेपोलियन का जो काल देखा जाए 1799 से लेके और 1815 तक वाटरलू की लड़ाई तक जब नहीं आ रहा वो, उसने क्या किया था? उसने भी लोगों के अंदर वो भावनाएं पैदा की, एक भाषा, एक झंडा और एक काल्पनिक चित्र उकेरा फ्रांस का। जिस प्रकार हमारे ये जो फोटो लग रही है सरस्वती लग रही है, इसी भारत माता की भी आपने देखी होगी, भारत माता भी फोटोओं में लगी हुई है। जनता नहीं है भारत माता, लोगों के दिलों में भारत माता एक फोटो है। वही फोटो उन्होंने चौक पे लगाए और उन फोटो के द्वारा लोगों के अंदर एक अंधराष्ट्रवाद पैदा किया। फ्रेंच जो सेना है उसको एकत्रित करा, एक भाषा एक झंडा का नारा दिया और उसके गठबंधन के तहत दूसरे जो पड़ोसी जो मुल्क थे उनके अंदर उस प्रकार की संकल्पना नहीं थी। वहां पर राजाओं से पीड़ित लोग थे, उन्होंने देखा कि नेपोलियन ने बड़ा अच्छा काम किया है फ्रांस के अंदर और फ्रांस के लोगों को आज़ादी, समानता, जो संपत्ति का अधिकार, इस तरह की बातें मिली हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। वो उन देशों ने आमंत्रित किया नेपोलियन की सेना को कि हमारे देश में आइए और हमारा भी कल्याण करिए, राजाओं से हमारा पीछा छुड़वाइए। नेपोलियन ने हमले शुरू किए और उसका वो तो भले ही उद्देश्य था, थोड़े बहुत उन्होंने सुधार लागू किए, लेकिन असली उद्देश्य तो उसका भी लूट था, साम्राज्यवादी लूट था। जब उसने लूटना किया, शोषित किया, शोषण किया तो उन देशों के अंदर भी ये भावना जगी कि हम विदेश में भी गुलाम है, नेपोलियन के गुलाम है, हमें भी हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। उनके अंदर भी इस तरह की बातें आई और वो राष्ट्रवाद की भावनाएं पैदा हुई।
अब राष्ट्रवाद तक तो ठीक है कि अपने राष्ट्रवाद तो वो है कि एक भूखंड के अंदर लोग रह रहे हैं, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको विकास और खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, उग्र राष्ट्रवाद है, उसकी इच्छाएं फिर और बढ़ती हैं कि मेरा जो दायरा है वो और बड़ा हो, उस दायरे के अंदर मुझे और ज्यादा मेरे सुख सुविधाएं बढ़े, मैं और लोगों को गुलाम बनूं, मेरा क्षेत्र का विस्तार हो, और वो साम्राज्यवाद के अंदर पनपने लगता है, साम्राज्यवाद का रूप धारण करने लगता है। साम्राज्यवाद जब तक स्पेन और पुर्तगाल के विस्तार की बात थी, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने देश से दूसरे जो नए क्षेत्रों की खोज करने में अपना बड़ा समय और बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, कपास का इस्तेमाल हुआ, समुद्री मार्गों की खोज हुई थी, क्योंकि साम्राज्यवाद असल में जो उसका विकास है वो 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। 15वीं शताब्दी से पहले 1453 तक न तो मुद्रण की कोई ज्यादा विकास था, न कागज का आविष्कार था, न जो वैज्ञानिक आविष्कार है वो ज्यादा थे। लेकिन 1453 में जैसे ही कस्तूनिया के साम्राज्य का अंत होता है और भूमध्य सागर में एक स्थिति बदलती है, वहां पर जो अरब जो माउंटेन है उनका अधिकार होने के बाद यूरोप का जो व्यापार था मध्य एशिया और अफ्रीका के साथ, जहां से गर्म मसाले और दूसरी जो वो रेशम वगैरह लेके जाते थे, यूरोप में बड़ी डिमांड थी, वो उनका रास्ता रूट कट हो गया। उनका डिस्कनेक्टिविटी होने के बाद उन्होंने उसके बाद समुद्री मार्ग से खोज प्रारंभ की, जिसमें 1492 के अंदर कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया, 1498 में वास्को डी गामा ने यहाँ पे खोज कर दी, और 1513 के अंदर मैगलिन ने पूरे विश्व का चक्कर लगा के नए नए जो समुद्री मार्ग है वो यूरोप के लिए खोज दिए थे। और उसके बाद ही ये यूरोप के जो लोग हैं, पुर्तगाली है, स्पेनिश हैं, फ्रेंच हैं, और उसके बाद इंग्लैंड, इन्होंने अपनी बस्तियां धीरे धीरे लैटिन अमेरिकन देशों में, एशिया अफ्रीका के अंदर बसानी शुरू की। और उसका भयंकर जो रूप सामने आया, उस जो औद्योगिक क्रांति है इंग्लैंड की 1688 की, उसके बाद आया कि इंग्लैंड कैसे मजबूत हुआ, उसके पीछे भी, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल उसमें ज्यादा बड़े पूंजीवादी साम्राज्यवादी कंट्री थे इंग्लैंड की बजाय। लेकिन फिर उसके बाद इंग्लैंड कैसे हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो तमाम यूरोप से समुद्र के कारण कटाफटा है, और उसकी सुरक्षा जो है समुद्री होने की वजह से जो पैदल जो सैनिक और जो उस समय के आक्रमण थे उनसे सुरक्षित था। वहां पर औद्योगिक क्रांति के जो जिस प्रकार का जो मशीनीकरण है, उनका जो उत्पादन है, वो सेटलमेंट वहां ज्यादा अनुकूल थे। और इंग्लैंड ने अपनी जो जहाजी बेड़ा है, अपनी जो नौसैनिक ताकत है उसको बढ़ा के, और जो खोजे हुए मार्ग थे पुर्तगालियों के, स्पेनियों के, उन्हीं मार्गों का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपनी शक्तिशाली बस्तियों का बसावट उन्होंने शुरू की, और वहां युद्ध हुए, वहां पर मानवता का कत्लेआम हुआ, पुर्तगाल और स्पेन को कमजोर किया गया, और इंग्लैंड एक समय दुनिया के लगभग 117 देशों के अंदर अपना उपनिवेशवाद स्थापित कर चुका था। ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसमें भी अंतर है। साम्राज्यवाद में तो सीधा सीधा एक देश दूसरे देश पे अटैक करके उसकी जो भूसंपदा है, उसकी भौतिक और आर्थिक जो संपदा है उसको लूटना शुरू कर देता है। लेकिन उपनिवेशवाद में अंतर है। उपनिवेशवाद एक लंबी प्रक्रिया है, और उसके अंदर वो युद्ध की स्थिति भी नहीं होता, उसका टारगेट होता है ट्रेड से। बस्तियां, व्यापारिक बस्तियां जैसे हिंदुस्तान के अंदर कलकत्ता के अंदर बसाई गई, समुद्री किनारों पर अंग्रेजों ने बसाई, कालीकट में जो डच है उन्होंने बसाई, गोवा में बसाई, तो वो बस्तियां ट्रेड के माध्यम से वहां के स्थानीय जो राजा हैं उनके साथ संबंध स्थापित करते हुए धीरे धीरे उस कल्चर को कवर करते हैं, और अपनी सैनिक ताकत का धीरे धीरे वहां पर स्थापना करते हैं कॉलोनी के माध्यम से। और वो उनकी टोटल जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो उन लोगों की स्वतंत्रता होती है उसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद उसका दोहन करते हैं,
उसकी मानसिकता का, उसके सामाजिक संस्कृति के रूप का, हर एक तरह से वो अपने कल्चर में उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उपनिवेशवाद और ज्यादा खतरनाक तरीके से विश्व के जो मानवता है उसको दबाया, उसको शोषित किया, लाचारी पैदा की, भुखमरी पैदा करी, बेरोजगारी पैदा की। लेकिन ये तमाम बातें, ये जो स्वरूप है, इसको मैं ज्यादा विस्तार से लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय के दृष्टिगत कि वर्तमान जो वैश्विक साम्राज्यवाद है उसकी परिस्थितियां कैसे पैदा हुई, ये एक थोड़ी सी भूमिका के रूप में वहां तक मैं लेके आने की कोशिश में था। वर्तमान जो साम्राज्यवाद है, वैश्विक साम्राज्यवाद है, उसका स्वरूप बिल्कुल प्राचीन साम्राज्यवाद से चेंज हो चुका है। युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा है, आक्रमण करके किसी देश को सीधे तौर पे अपने अधीन नहीं किया जा रहा है। ये जो स्थिति है, ये 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नव साम्राज्यवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका स्वरूप बदला है। उसमें उसकी जद में आज पूरे विश्व की 750 जो अरब जनसंख्या है, उसके अंदर केवल और केवल 2755 लोग पूरे 750 अरब जो जनसंख्या है उसका दोहन कर रही है। 750 करोड़, 7.5 अरब जनसंख्या का केवल 755 लोग। अब ये किस प्रकार से हो रहा है? हम जो प्रभु सत्ता संपन्नता की बात करते हैं, आज विश्व के अंदर केवल जो कुछ विकसित राष्ट्रों के अलावा कोई भी प्रभु सत्ता संपन्न नहीं रहा है। तमाम दुनिया की जितनी सरकारें निर्मित हो रही हैं, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, उसके माध्यम से उसके अंदर 95% उन 2755 लोगों की इंटरफेरेंस है, उनका दखल है, उनकी इच्छा के द्वारा निर्मित होने वाली ये सरकारें हैं। किसी भी देश का बजट, किसी भी देश की औद्योगिक नीतियां, किसी भी देश की शैक्षणिक नीतियां उन 2755 के अलावा कोई निर्माण नहीं कर रहा है। ये हमारे दिमाग में अगर कोई सोच रहे हो कि भी ये शिक्षा नीति हमारे देश के लिए बन रही है, उद्योग नीति हमारे देश के लिए बन रही है, नहीं बन रही है। जिन सर्व सुधारों के लिए कोर्स किया जाता है, जिन शैक्षणिक सुधारों के लिए, जिन बैंक सुधारों के लिए, जिन भूमि सुधारों के लिए भले ही भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती हो, लेकिन उसके दसों के दसों पंजे उन 2755 लोगों ने लगवाए हुए हैं। उनके पास क्या है? उनके पास ब्रेटन वुड्स संस्था है। 1944 के अंदर जब निर्माण हुआ IMF और विश्व बैंक का, उनमें उन 8 बड़े घरानों का पैसा लगा हुआ, और 8 बड़े घराने अपनी पूंजी की सुरक्षा, अपने लिए कच्चे माल का प्रयोग, अपनी शर्तों के अनुसार पूरे विश्व में कर्ज बांट कर लोगों को मनवाते रहे हैं। लेकिन उसमें भी दखल कुछ कम रहा। लेकिन 1991-90 के बाद लिबरलाइजेशन जो चला है, एलपीजी की जो पॉलिसियां आई, गैट डंकल प्रस्ताव तैयार किए गए, वो सारे के सारे प्रस्ताव उन घरानों के थे। उनके द्वारा इस नव जो उदारवादी विश्व है उस पर कब्जा करने के लिए था। आज विश्व की कोई भी कंट्री स्वतंत्र आर्थिक नीति नहीं अपना सकती। ये जो लोग हैं, इन्होंने एक नई संस्था का और निर्माण किया जो और ज्यादा खतरनाक रूप में डायरेक्ट जो सैन्य कार्रवाई करने तक भी बाध्य थी। 1 जनवरी 1995 को WTO के नाम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। उससे पहले जो संस्थाएं थी, संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसी का हिस्सा है। हमें लगता है कि अब हम अगर राजनीतिक विज्ञान में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को विश्व की एक महापंचायत का निर्माण हुआ, 50 देशों ने उसके फाउंडर मेंबर थे, ये था, ऐसा कुछ नहीं है।
टोटल फंडिंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उस टोटल फंडिंग का 80% अकेले वो पूंजीपति लोग दे रहे हैं, जो साम्राज्यवादी नीतियों को लोगों में बाया बठिंडा कह दो, साधारण भाषा बोले, ये बाया माध्यम संयुक्त राष्ट्र संघ के लागू करते हैं। वो डोनेशन ऐसे नहीं देते। आपने देखा होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट, आज स्टेटमेंट किस प्रकार से देता है, कोविड काल में भी किस प्रकार की स्टेटमेंट, जैसे वो चाहते हैं वैसी स्टेटमेंट होती है। WHO कहता है कि ये वुहान में कृत्रिम जो विषाणु वायरस है उससे तैयार हुआ है, वो ऐसी भाषा बोल देता है। जब वो उससे बात नहीं बनती और भाषा बुलवाता है तो उस तरीके की बुलवा देता है। अगर वो कहता है टीका बढ़िया है तो बढ़िया है, अगर वो कहते हैं ये टीका नहीं दूसरा बढ़िया है तो वो वैक्सीन बढ़िया है। ये सारी भाषाएं किसके द्वारा बोली जा रही हैं? ये पर्दे के पीछे उन ताकतों के, साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा बोली जा रही हैं, जो इस 750 करोड़ जनता का एक्सप्लॉयटेशन करके अपनी बाजार, अपने तिजोरी के अंदर भरते जा रहे हैं। इन संस्थाओं में WTO ने, विश्व व्यापार संगठन ने सीधा तौर पे, नंगे तौर पे कह दिया कि भाई वही देश बचेगा, वही देश भरपेट भोजन खाएगा जो हमारी शर्तों को मानेगा। नहीं मानेगा तो उसको टाइट कर देंगे। इंडिया के अंदर कंट्राडिक्शन थी कि हमारा थोड़ा सा जो विचार था वो अर्ध समाजवादी था। 1989 तक आते आते इतना टाइट किया कि 1990 में ऐसी अफवाहें फैली हमारे देश में कि देश के पास भुगतान करने के लिए, विदेशी भुगतान करने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए केवल 5 दिन का पैसा बचा है, कभी कहते 2 दिन का बचा है, 350 टन सोना गिरवी कर दिया। वो सारी वो प्रतिबंध, वो प्रेशर जो ये ब्रिटेन वुड संस्थाएं इनके लगाए हुए थे, और उनके प्रेशर में आके लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है नरसिम्हा राव सरकार ने एक्सेप्ट की। दुनिया का एक देश नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान अपनी मर्जी से करते। अभी जो वार चल रहा है यूक्रेन का रशिया के साथ है, 134 देश पक्ष में मतदान कर रहे हैं, कुछ अब्सेंट रह रहे हैं। वो 134 के 34 उस कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, उनकी शर्तों के नीचे दबे हुए हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है, उनका अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। इवन हमारे देश का भी, हमारा देश अब्सेंट रहने की कोशिश की, उसके बाद उसको इतना प्रेशर आया है कि वो हर तरह की शर्तें मान रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर रॉकफेलर, रोस्टरशेल्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका बजट एशिया के बजट के बराबर है, वो संस्थाएं इस पूरी दुनिया पे नवीनतम रूप में जो नया साम्राज्यवाद उसके रूप में उस पर कब्जा किए हुए हैं। वहां से हमें निकलने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, क्योंकि इनका जो अटैक है साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जो है मानवता को किस प्रकार से पीस रही हैं अपनी चक्की के अंदर, उसके लिए इन्होंने जो बौद्धिक संपदा है उस पर कब्जा किया है। बौद्धिक संपदा के अंदर शिक्षा, विचार, आपकी जितने आपके अंदर जो विचार पैदा होते हैं वो भी ये साम्राज्यवादी संस्थाएं अपने स्तर पे तैयार करके टोटल इंफॉर्मेशन जो आपको, आप तक, मेरे तक पहुंच रही हैं वर्तमान समय में, उनका 80% जो रूप है वो मूल रूप में नहीं होता, उसको मॉडिफाई किया जाता है और वो सूचनाएं हमारे अंदर आके हमारे दिमाग में विचार पैदा करती हैं। विश्व के, पूरे विश्व के शैक्षिक ढांचे को, तमाम शैक्षिक ढांचे को इन्होंने ध्वस्त किया है। 75% जनवादी जो पुस्तकें छपने वाली थी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। नया सोशल मीडिया में नए कंटेंट डाले जा रहे हैं। ये सारा एक बड़ा चक्रव्यूह है जिसके अंदर से हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक दिन में निर्मित नहीं हुआ है, इसके पीछे लगातार शक्तियां कार्य कर रही हैं। उसमें खासकर यूरोप के अंदर चर्च का इस्तेमाल
प्राचीन साम्राज्यवाद को डेवलप करने के लिए किया गया था। आपको सबको पता है कि बड़ी बड़ी जमीनें, भूखंड, बड़ी बड़ी शक्तियां जो है पोप बिशप को पादरियों को दी हुई थी और आपस में उनका तालमेल था। और इन शक्तियों के तालमेल से लोगों के अंदर अवधारणा पैदा की गई थी कि ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर ही न्याय करेगा, ईश्वर ही लोगों को सजा देगा। इस तरह की संकल्पनाएं कृत्रिम पैदा की गई ताकि लोगों के जो विचार हैं वो उस जो साम्राज्यवादी जो ताकतें उन तक पहुंच ना पाए। उसके अंदर इंडिया है, यहां पर अलग तरह का तंत्र फैलाया गया, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं लगने देते कि पूरे विश्व के 1% जो लोग हैं वो दुनिया की 50% पूंजी लिए हुए बैठे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 1% लोग 58% पूंजी के ऊपर कब्जा है। जो भारत के 58% लोग हैं उनकी जितनी पूंजी बढ़ती है वो 1% लोगों के पास है। अब पूंजी कैसे उत्पन्न होती है? पूंजी का सबको पता है कि पूंजी बिना श्रम की लूट के, जीवित श्रम जो है उसकी लूट के बिना पूंजी जमा नहीं हो सकती। मृत जो पूंजी संपत्ति होती है उसके बलबूते पर उस जीवित श्रम को लूटता है निरंतर, और उसके लिए उसके पास तमाम तरह की टेक्नोलॉजी, हथियार, सब कुछ होता है। अभी कोविड महामारी को आप अलग अलग संदर्भ में देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं उसी विश्व साम्राज्यवादी सरकार से जुड़ा हुआ एक यंत्र है जिसका समाधान अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि साम्राज्यवाद की प्राथमिकता मुनाफाखोरी होती है, उसका केंद्र बिंदु मानव नहीं होता, इंसान नहीं होता। और जहां जहां पर इंसानियत, जहां पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाए गए उन पे चौतरफा हमला भी हुआ है। क्यूबा छोटा सा एक देश है अमेरिका के दक्षिण में। क्यूबा के ऊपर इस समय 243 करोड़ प्रतिबंध लगे हुए हैं कि उनको कुछ भी ना मिले। वहां बैरिकेड किया हुआ है बिल्कुल एकदम से। पूरी दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ भी मान चुका है कि अमेरिका जो है ये गलत कर रही है, जो ये बैरिकेड नहीं लगने चाहिए। लेकिन चाहे ट्रंप सरकार है चाहे बाइडेन है, वो आज भी वहां पर उसका जो दवा उद्योग है उसके लिए कच्चा माल नहीं पहुंचने देते, वहां का जो खाद्यान्न की जो समस्या है उसको नहीं पहुंचने देते। कारण क्या है कि उस क्यूबा जो मॉडल है, दिक्कत ये नहीं है कि क्यूबा से अमेरिका कभी आ जाएगा खतरा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यूबा का जो मॉडल है कि एक गरीब देश, लाचार, भूखमरी से त्रस्त देश बहुत जल्दी ही बाहर निकल के एक शिक्षित, एक स्वस्थ, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में लोगों की मानवता को केंद्र में रख के, उस मॉडल को रख के उन्होंने विकास करके दुनिया के सामने मॉडल पेश किया है। और कोविड काल के अंदर भी क्यूबा के अंदर सबसे जल्दी, इवन अमेरिका के पास इतना होने के बावजूद भी इस कोविड काल में वो नियंत्रण नहीं कर पाया और जान माल की हानि से नहीं बचा पाया जितना क्यूबा ने दूसरे देशों में बचाई। तो वो जो एक मैसेज है उसको तोड़ने के लिए उस पे हमला है ये कि कहीं ये चुनौती पेश ना आए। आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियों निर्माण है, फासिस्टवाद क्या है? फासिस्टवाद की अवधारणा 1922 के अंदर मुसोलिनी लेके आया। फासिस्ट का अर्थ ये है कि लकड़ी का गट्ठा, बंडल, एकजुट, और उसके केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, मनुष्य की जरूरतें सर्वोपरि नहीं है। और राष्ट्र में भी एक नेता होता है, केवल एक नेता जो तानाशाही के द्वारा राष्ट्र को विश्व के अंदर गौरवान्वित करता है, और वो नेता जो करे उसको मानना उसकी वहां की जनता का नैतिक फर्ज है। उसको अवतार के रूप में उसको ऑल इन ऑल मानने की बात है।
उसके अंदर उसी के बिना देश बच ही नहीं सकता, ऐसी संकल्पनाएं पैदा की जाती है, युवाओं को टारगेट किया जाता है उसके अंदर, और उनको शिक्षा के लिए तरह तरह के संगठनों के माध्यम से उसको इंटरेस्ट करवाए जाते हैं। ये आज हमारे देश में भी हो रहा है। ये सारे क्या हैं? ये सारे उस साम्राज्यवाद, विश्व साम्राज्यवाद के एजेंट हैं। अब सीमाओं का कोई मूल्य नहीं रहा है। ये नहीं कि भारत की भौगोलिक जो सीमा है वो भारत है और वो मजबूत भारत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं 135 करोड़, उनके ऊपर हुकूमत जो है वो उसी विश्व साम्राज्यवादी सरकार की है, पूरे विश्व की सरकार है, उसकी सीमाएं कुछ नहीं है। जो कुछ यहाँ लागू करना चाहता है, मूडीज आपने नाम सुना होगा, रेटिंग एजेंसी है। क्या है मूडीज? उन दौलतमंद घरानों का एक इंटरेस्ट है जो ये बताते हैं कि हमारी रुचि फलां देश में अब नहीं है, हम वहां पैसा नहीं लगाएंगे, एकदम से वो उसकी रेटिंग गिरा देंगे। और फलां देश के अंदर हमारा इंटरेस्ट है, हम वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी रेटिंग बढ़ा देंगे। एक दिन के अंदर पूरा जो है शेयर बाजार है या इकोनॉमी है उसको ध्वस्त कर देती है। लाखों करोड़ रुपए एक रात में वो लोगों का खत्म कर देते हैं। वो उन लोगों के कब्जे में है, उनके इशारे से ये सरकारें बनती हैं, उनके इशारे से ये सारा कुछ होता है। 2014 का चुनाव में 68,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था इस प्रचार प्रसार के लिए, इस राष्ट्रवाद की भावना आप लोगों में पैदा करने के लिए। वो पैसा किसका था? फोर्ड, रॉकफेलर, उन लोगों का पैसा था, उनका माध्यम, उनके द्वारा यहाँ सारा जो सोशल मीडिया जितने आपके प्रचार तंत्र हैं वो टोटल उनके कब्जे में है। टोटल सैटेलाइट जो हैं, ऐसे पेगासस का नाम सुना होगा आपने, अभी बड़ी धूम मची थी। ये पेगासस वो उनकी पैदाइश है जो आपके सोए हुए निंद्रा के अंदर भी आपकी जासूसी कर सकती है। वो देख सकती है कि आने वाले 20 सालों में लोगों के विचार किस तरफ जाएंगे, उनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल हैं, कोई ये ऐसे नहीं है कि अन्ना हजारे आंदोलन चला, उस आंदोलन को वित्त पोषण, विचार और प्लान एनजीओ के माध्यम से इसी साम्राज्यवाद का था कि लोगों में उगर होती हुई जो भावनाएं हैं, लोगों के अंदर जो असंतुष्ट है उसको तुष्टिकरण कैसा किया जाए, कौन सा मॉडल उसमें पेश किया जाए, और वो मॉडल देके उन लोगों को शांत कर दिया जाता है। हमारे अंदर जो विचार है, आज की ये गोष्ठी हो रही है, मैं नहीं मानता कि भी ये इस गोष्ठी का कोई जो सीक्रेसी है, कुछ नहीं है। ये विचार भी उन लोगों के रजिस्टर होते हैं वहां तक, और रजिस्टर होने के बाद इस यहाँ की जो डिमांड है उसको कैसे शांत किया जाए, इस प्रकार के आंदोलन यहाँ भी संचालित किए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 11,000 एनजीओ स्पेशल इन साम्राज्यवादी ताकतों के बने हुए हैं, जिनका रूप जो है जन कल्याणकारी होता है, और उस रूप में जाके आपके बीच में आपके विचारों के अनुरूप वो कार्य करके उसको संतुष्ट करते हैं। सऊदी अरब में, अरब कंट्री में इस तरह के आंदोलन चले थे, उनको शांत किया गया। कहीं भी कोई ऊंचा नीचा होता था। ये वैश्विक जो साम्राज्यवाद है ये तो छोटी चीज नहीं है। भगत सिंह ने साम्राज्यवाद को ऐसे नहीं समझा था कि साम्राज्यवाद ऐसे नहीं कि भगवान लाश की वस्तुओं पैदा करेगा, जिसके पास पैसा होगा वो खरीद लेगा। उसको पता था कि बिहार की संतोषी के पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं मिलेगा। सोना सोरी को उसके गुप्तांग में पत्थर डाल दिए जाएंगे, ये उसको पता था कि साम्राज्यवाद ये है। किसको सही और किसको गलत साबित करना है ये साम्राज्यवाद तय करता है। देशद्रोह, कौन देशद्रोही है, कौन देश का भक्त है, ये साम्राज्यवाद तय करता है अपने दृष्टिकोण से, और उसके लिए हम खड़े होते हैं। विचारों का जितना संपादन होता है वो टोटल उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जितने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल, जितने सोशल मीडिया है उनके मालिक कौन है? अमेज़न सिस्टम क्या है? अब ये जो गिरफ्त है इसको कोई कह दे कि नरेंद्र मोदी रोक देगा, 1 मिनट नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है जो इस्तेमाल किया जाता है उस संस्था के लिए। अमित शाह एक व्यक्ति है, सोनिया गांधी एक व्यक्ति है, और सबके पीछे वो है। वो तय करवाता है कि दिशा क्या देनी है, उसी दिशा के अंदर जाएगा। हायर एजुकेशन बाजार हवाले,
हो रही है। दो वार्ता का दौर चला, WTO की बैठक में तय हुआ कि बाजार का व्यापार योग्य वस्तु है, और जो उच्च शिक्षा है उसके अंदर जो रिपोर्ट दी गई है बिड़ला समिति की, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो बेसिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा है वो सार्वजनिक लाभ के लिए नहीं है, उसमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्तिगत लाभ कमाता है, इसलिए फीस भी व्यक्तिगत लगनी चाहिए। उसी का परिणाम है आप ये कहीं मुगालते में हो कि JNU बंद क्यों हो रही है। JNU इसलिए बंद नहीं हो रही कि RSS कर रहा है, JNU बंद कर रहे हैं वो RSS तो उनका एक हथकंडा है, फंडिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है। 1194 सीटों को घटा के 174 करना उनका एक विचार है। बिना डिग्री के प्रोफेशनल्स कहते यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, वो विचार भारत सरकार का विचार नहीं है। ये वैश्विक जितनी संस्थाएं हैं इनका विचार, ये साम्राज्यवाद का खतरनाक रूप है जो ये करवा रहा है, और बेबस है, लाचार है। हमारे दिमाग में ये विचार हो कि 2024 में हम बदल के नई सत्ता परिवर्तन कर देंगे, वो इसका भी भयंकर रूप होगा, चाहे कोई बनी हो, चाहे आप बनी हो, चाहे कोई पराया बनी हो, जो बनेगा वो इसी रूप में बनेगा। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो जनवादी जो लड़ाई है वो उस पीक पे नहीं है, असली दुश्मन की पहचान पे नहीं है। भले ही हम कुछ उसको जान पाए हैं, किसान आंदोलन के अंदर हमारे अनपढ़ किसानों ने अडानी अंबानी को गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी उनकी पहुंच से वो दूर है कि बीमारी पैदा किसने करनी है, दवाई किसने बनानी है, बीमारी पैदा किस प्रकार से होगी और उसकी दवाई कौन बेचेगा, ये तय करने वाली संस्थाओं का भी पता नहीं है। हमारे अंदर डायबिटीज पूरे वर्ल्ड में आ रही है, हार्ट अटैक्स पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं, उनके कारण क्या है, डायग्नोज क्या है, वो अभी तक कुछ नहीं है। कोई उसकी रिसर्च क्या है वो किसी को पता नहीं है, किसी को बताया भी नहीं गया है। आपके खान पान के अंदर ये सारी चीजें, इन वस्तुओं का समावेश है, और उनके जो होने वाले रोग हैं उनका भी पता है, उन रोगों का इलाज क्या है, वो पूरे वर्ल्ड का जो मेडिसिन बाजार है वो भी उनके कब्जे में है। इसी गलती में मत रहना। पूरे पहले क्या था, सबसे पहले 1870 में रॉकफेलर ने जैसे स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के माध्यम से ऊर्जा के जो संसाधन, मुख्य संसाधन था खनिज तेल, उस पे कब्जा किया कि ताकि पूरी जो विश्व का संचालन है वो उस ऊर्जा के माध्यम से होगा और वो हमारे कंट्रोल में होगी, तो हमारे कहने से चलेंगे। आज भी तेल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है, ईरान इराक से जो खनिज तेल निकलता है वो हमारे जो यहाँ पे रिफाइनरी लगी उनकी सुटेबिलिटी में है, बड़ी है ईरान की, विशेषकर ईरान का जो खनिज तेल आता है उसमें जो रिफाइनरी उनके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए सस्ता पड़ता है। लेकिन अमेरिका कहता है, रॉकफेलर कहता है कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना, तेल आपको सऊदी अरब से लेना है। सऊदी अरब के लिए आपको नए इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, अगर नहीं लगाओगे तो जो कंटेनर जो तेल वहन करने वाले लोग जो साधन है वो हमारे यहाँ नहीं देंगे। सऊदी अरब से क्यों लेना है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका से हथियार खरीदेगा उन पैसों से, और वो पैसा और पूंजी उनके पास जाएगी। ईरान उनसे हथियार नहीं खरीदेगा तो उसका पैसा वहां नहीं जाएगा। गॉड फादर अमेरिका बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि जो वैश्विक साम्राज्यवाद है उसका ये फादर है। वो सारा जो संगठन है वो वहां पे एकत्रित है अमेरिका के रूप में, और वो उसको लगता है कि कुवैत में इराक ने गलत कर दिया तो हमला कर दे, उसको लगता है कि सीरिया में गलत हुआ तो वहां हमला कर दे, उसको लगा लीबिया में हमला कर दे। वो किसको मारता है, किसको छोड़ता है, वो जो कत्लेआम करता है वो कोई वहां जो मानवाधिकारों का हनन नहीं होता। और वैसे अगर कोई छोटी सी बात होती है जहां पर कोई समाजवादी वहां मानवाधिकारों का हनन होता है, वहां वो एक स्पीच देता है कि हम क्यूबा की जनता के साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिला के। अरे क्यूबा की जनता के साथ नहीं खड़े हैं, वो उनकी गर्दन के ऊपर खड़े हैं नोचने के लिए कि ये मॉडल कहीं आगे विकास ना हो जाए। चे गुवेरा को गोली इसलिए नहीं मारी गई कि वो कोई सरकार बदल रहा था, सरकार से दुनिया के 50 देशों में बदल दो, वो लोगों के विचार बदल रहा था, विचारों की जो प्लेग है उससे खतरा पैदा हो रहा था, इसलिए उसकी कत्लेआम किया गया। सोवियत संघ से कोई डर नहीं था, सोवियत संघ ने अपनी व्यवस्था को सुधार लिया और शक्ति का उत्पादन कर दिया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी पूंजीवाद को, लेकिन उसे उन विचारों से दिक्कत थी जो विचार यूरोप में संक्रमण फैला रहे थे। धीरे धीरे आगे इंग्लैंड को खतरा हो रहा था। इंग्लैंड के अंदर आज भी जनवादी विचार का एक बड़ा समूह है जो ये काम करता है, लेकिन वहां पर ग्लासनोस्ट, शॉक थेरेपी, इस तरह के कंडे इन्होंने
वहां पर उसको धीरे धीरे ब्रिज ने वो गोरबाचोव को धीरे धीरे मतलब उसको पूरा मलियामेट किया। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर अमेरिका को कौन सा दर्द हो रहा है, वहां जो मानवता का कत्लेआम हो रहा है उसमें अमेरिका परोक्ष रूप से सबसे बड़ा जिम्मेवार है, जो इतना लंबा इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये नहीं कहते कि रूस भी ठीक है, रूस भी साम्राज्यवादी शक्ति है, वो अपना साम्राज्यवाद का विस्तार कर रही है, उनका भी टारगेट यही है दोहन करना वहां की चीजों का। लेकिन ये सारे जो लोग हैं, ये 750 जो करोड़ लोग हैं, उनके भविष्य को खतरा है। गुलाम मानसिकता पैदा की जा रही है। आपको जनवादी साहित्य हो सकता है आने वाले 5 या 10 वर्षों में और बिल्कुल कम कर दिया जाए, पढ़ने को ना मिले, जिसके बलबूते पे मानव समाज, जहाँ समतावादी समाज होता है, जहाँ पर एक स्वच्छ और समृद्ध समाज होता है, उसका निर्माण करने की कल्पना, वो साहित्य है वो नजरअंदाज हो रहा है। उसकी जगह नया साहित्य पेश किया जा रहा है। ये साम्राज्यवाद की अगला जो चक्कर दुष्चक्कर है उसके अंदर है। आज पूरे विश्व के अंदर शिक्षा का कोई नैतिक सामाजिक महत्व नहीं है। शिक्षा एक बाजार भोग की वस्तु है कि बच्चे को मशीन किस प्रकार बनाना, कहाँ पे क्या ज्यादा मिलेगा, किस प्रकार से आईआईटी इसको निर्मित करके डेवलप किया गया है, वहाँ कोई रिसर्च की बात नहीं हो रही है। टोटल उसी तरह का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो ये वैश्विक साम्राज्यवाद की जो मार है उसको भगत सिंह ने आज से 92 साल पहले समझ चुका था कि भी ये जो खतरनाक जो स्थिति पैदा होगी इसका इलाज अभी हुआ नहीं है। अब और भी ज्यादा खतरे हैं कि इसमें जो शॉक थेरेपी है वो हमारे असंतुष्ट विचारों की जाती है, सब्सिडी के माध्यम से, दूसरे तरीकों के माध्यम से, ये हमारे को स्टाइपेंड के माध्यम से, और स्टाइपेंड भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसको भी और एक लेवल में अगला बंटाधार करेंगे, उसमें और झगड़ा पैदा करेंगे। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया साम्राज्यवाद का जो नियम है उसके अंदर ये पैदा करते हैं, और उसका जो नुकसान है हमारे जो मौलिक विषय है उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार से एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना दिया जाता है, जबकि जेएनयू की 1194 सीटों का कोई विषय चर्चा नहीं है। सोना सॉरी जिसे इतना बड़ा अन्याय हुआ, जिसको बाइज्जत बरी किया हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है, जिसको 11 साल केस में रखा, उसका कोई मतलब वहां चर्चा का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सूचनाओं का पुंज है, जो प्रचार के जो संसाधन हैं, उनके ऊपर जो प्रोफेशनल बिठा रखे हैं वो आपको इस तरह की भावनाएं जागृत करवाएं। मेरी अपील है, मैं अपने विषय को विराम देने से पहले कि जैसे साहिर लुधियानवी ने कहा था, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, सन्नाटे के पीछे से बस एक ही सदा आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं रहेगा तो फिर ये दिक्कत आएगी। जिस प्रकार से चे गुवेरा ने कहा था कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र देखी है जो लोग संघर्ष से इसलिए डरते थे कहीं मारे न जाए। तो कब्रों में शांत होने के लिए अगर हम चाहते हैं तो इसी प्रकार रहेंगे, वरना दोस्तों हमारी प्राथमिकताएं, हमारी पहचान, हमारी जरूरतें साम्राज्यवाद से लड़ने की अगर होगी तभी हम बच पाएंगे, वरना हम इसी दुष्चक्र में फंसकर, और जैसे राजकुमार जी, सोन सिंह जी रंधावा या जो वो साथी बैठे हैं, सभी साथियों ने प्रयास किया कि आज की विचार गोष्ठी के अंदर हम इस जो दुष्प्रभाव है, जो ये खतरनाक दैत्य है, जो ये बहुत बड़ा दानव है, जो मानवता को लील रहा है, निगल रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को लीले जा रहा है, आने वाला जो भविष्य के जो बच्चे पैदा होंगे उनको पैदा ही नहीं होने देने की स्कीमें लड़ाई जा रही हैं, उन पे रोक नहीं लगेगी। क्योंकि इतना प्रयास के बावजूद हमारे साथियों की जो संख्या थी वो निराशाजनक थी। उसका कारण भी हमने बताया है आप लोगों को। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो हमारे जो भगत सिंह हैं उनको लोग पीली पगड़ी भी पहनाएंगे। हमारे पास ऐसे चित्र अभी बात हो रही थी राजकुमार जी से, वो ये पगड़ी पीली जो है ये तो भगत सिंह जी की कोई मूल चित्र तो नहीं है, ये तो इससे मूल भावना कोई हमारे को बताया नहीं गया। कहते क्या करें, जहाँ देख लिया
लेकिन उनकी असली जो फोटो वो साफ सुथरी मिल नहीं पा रही थी, ये मिली, उपलब्ध हुई है। ये संकल्पनाएं अपने आप नहीं है, पैदा की जाती हैं कि भाई गुरु नानक देव जी को कैसे दिखाना है, गोल पगड़ी वाला, अच्छी दाढ़ी वाला, सुंदर दिखा के देवता रूप में दिखाना है, या भगत सिंह जी को कैसे एक पंजाबी नौजवान पिस्तौल वाला युग दिखाना है कि वो धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी विचारधारा का प्रोधा ना बने, विचारों के जो मार्फत लोगों के अंदर जो एक जागृति पैदा होनी चाहिए वो ना हो, ताकि उसको फूल चढ़ा दिए जाएं, ताकि उसको माला पहना दी जाए, ताकि उसका बड़ा बुद्ध जो मुट्ठी बीच के इस प्रकार वाले लगा दिए जाएं कि इस प्रकार से वो लोगों के अंदर सिर्फ चित्र के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म विशेष का हम गढ़ में वो डाल लेते हैं, इसी प्रकार हम उसको डालते हैं। तो ये जो सारे खतरे हैं इनको समझने के लिए ये सारा प्रभाव साम्राज्यवाद का है। जो कुछ विचार विश्व के अंदर जो उनको चुनौती देते हैं, उन विचारों को किस प्रकार से बदनाम करना है, उन विचारों के पीछे किस प्रकार के वाद और विवाद पैदा करने हैं, इन तमाम चीजों से बचकर बाहर निकल के एक समतावादी, एक निरपेक्ष समाज का निर्माण करने के लिए अगर हम समाज के बीच में दिन रात काम करेंगे तो शायद कहीं एक रोशनी नजर आए जो रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। और भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन हमें भगत सिंह को पढ़ लेंगे। भगत सिंह बम के दर्शन है, चाहे मैं नास्तिक क्यों हूँ, और बहुत से लेकर सांप्रदायिक दंगे, उनके मसले और पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ बोला है इन्होंने। उन सारी चीजों को अगर समझेंगे, उन सारी चीजों पर अगर हम गौर करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार के ही नहीं बल्कि अपने जीवन को दांव पे लगा के लोगों के बीच में मेहनत करेंगे, हम बाहर निकलेंगे इन मकानों से और उनके साथ जुझारूपन से हम संघर्ष करेंगे, तभी जाके साथी बात बनेगी। वरना स्थिति जो बद से बदतर, साथी चिंता कर रहे थे अनिश जी, कहते लोग बहुत आने से आए नहीं, लोग नहीं आए, संख्या वही 50 लोग रहते हैं हम जो हर प्रोग्राम में जाते हैं, और साथी जुड़ नहीं रहे। उसके पीछे हमें आत्म मंथन चिंतन करना पड़ेगा। एक बड़ी जो ताकत लगी हुई है, जो विचारों को पुंज को लोगों की मानसिकताओं को बदलने का कार्य कर दिया है, उन मानसिकताओं के अंदर वो विचार भरने के लिए हमें अपना जो दांव पे लगाना पड़ेगा बहुत कुछ, तब जाके हम सफल हो सकते हैं। हमें बाहर जाना पड़ेगा, उन बस्तियों में जाना पड़ेगा, उन लोगों में जाना पड़ेगा। वरना साथियों संविधान की प्रस्तावना तो हमें बैठी याद नहीं है, हमें संविधान की एबीसी का पता नहीं है, हमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का पता नहीं है। वो जो संविधान हमें मिला है उसमें बहुत कुछ घालमेल है, बहुत बड़ा घालमेल है, उसको समझने की तो बहुत दूर की बात है, जो है उसको भी हम नहीं समझ पा रहे। तो जो हमारे अंदर एक सामूहिक जन भावना, जन कल्याण की भावना, जिसके अंदर किसी प्रकार का सिर्फ मानव के शोषण के अलावा और कोई उद्देश्य ना हो, ऐसी भावना को विकसित करके हम समाजवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। नहीं तो समाजवाद जो है अपना जो टूल्स हैं उसके पास केवल ये नहीं कि पैसा ही एक टूल्स है, या सूचना का जो प्रसारण है वही एक टूल्स है, या उसके पास जो युद्ध सामग्री है वो एक टूल्स है, उसके पास धर्म भी एक टूल्स है, जाति भी एक टूल्स है, एक छोटे कबीलाई सोच है वो भी एक टूल्स है। उनका आपस में द्वंद्व करवा के और जो बड़ी बड़ी जो पूंजियां हैं वो वहां पर कब्जा स्थापित करेंगी। वो ये भी करवाएंगी कि भी वृक्षारोपण के दिन एक पौधा लगवा के नकली उस पर फोटो खींच के हम भेजेंगे, और वहाँ लाखों के जंगल जो हैं वो नालकों और वाल को काट लेगी, उसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं होगा। हम पर्यावरण की बात से अपना पौधा लगा के और ऑक्सीजन पैदा करने की बात करेंगे कि 150 किलो कार्बन खा जाता है एक पेड़। हमें ये नहीं पता कि हमारे देश का जो जंगल है, जमीन है, उसको किस प्रकार से लूटा जा रहा है, उसके विरोध में हमें क्या करना चाहिए, ये हम नहीं समझेंगे। तब तक साम्राज्यवाद से लड़ने के जो स्तर है, जिस मानसिकता, जिस विचार, जिस सिद्धांत, जिस ताकत की जरूरत है वो नहीं बन पाएगी। और हम इसी तरह से फिर एक दिन का प्रोग्राम करके अगली बार फिर 23 मार्च का इंतजार करेंगे, फिर हम कोई डफली का गीत गाएंगे, फिर भगत सिंह को याद करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इस क्रम को हम तोड़ने के लिए हमें लिखित साहित्य का वितरण करना होगा, हमें उन गरीब बस्तियों में जाना होगा, उन मजदूर किसानों के बीच में बैठ के बात करनी होगी। जिस प्रकार से भगत सिंह ने बोगा को अपनी बेबे कह के पुकारता था, वो जो बोगा हैं वो गांव में रहते हैं, वो बोगा है जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो बोगा है जो प्रताड़ित रहते हैं। उन बोगा के बीच में अगर आप भगत सिंह बन के बैठोगे, उनके हाथ की रोटी खाओगे, उनके साथ साझा करोगे, तो शायद
कि ये विचार जो था कि भी दुश्मन तब भी साम्राज्यवाद था, दुश्मन आज भी साम्राज्यवाद है, उस लड़ाई को हम जीत पाएंगे, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ करके जाएंगे। नहीं तो फिर हम भी इतिहास में कायर लोगों में शामिल होंगे जिनकी कब्रें उस कब्रिस्तान में होंगी जो संघर्ष से डर के बारे संघर्ष नहीं किया। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।